तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, क्या बोलते हैं इसको? डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, इसी का नाम है इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, let us take this as a curve, a function y equal to fx. Okay, Yes. y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पे हमें निकालना है, किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, इस और इस पॉइंट के बीच में हमें इंटीग्रेशन करना है। अच्छा। ठीक है, Yes. इसके और इसके बीच में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो लेट्स दिस इज x इक्वल टू a एंड दिस इज x इक्वल टू b। x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू एफ ए हो जाएगी, x इक्वल टू b पे फंक्शन की FB. वैल्यू एफ बी हो जाएगी। हमें ये इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, Yes. ओके, Yes. और टारगेट इज टू फाइंड द इंटीग्रेशन। अच्छा, एक कंडीशन और भी है, वो कंडीशन क्या है कि बिटवीन दिस लिमिट इन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो चाहो तो उसको नोट कर लो यहाँ पे, क्या है, लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए कामा बी, इसको क्लोज इंटरवल बोलते थे ना। ठीक है, इन ए कामा बी। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, देखो हमने जो कर्व लिया है ये आपके नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए है, मतलब पॉजिटिव कर्व हमने एज्यूम किया हुआ। आगे जब नेगेटिव होगा तो उसको भी देखेंगे। अभी समझने के लिए हमने इसको क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव कर्व Positive. लिया हुआ है। ठीक है, नाउ देन द डेफिनिट इंटीग्रल, देन द डेफिनिट इंटीग्रल, इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे a टू b। देखो a x इक्वल टू a टू b हमें निकालना है, और क्या निकालना है, एफ एक्स इंटू डी एक्स है ना। इसी चीज को थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे, इस ग्राफ में, डायग्राम में। ये एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा, है ना, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स है, इंटू डी एक्स हो जाएगा, y डी एक्स हो जाएगा ये, है ना।
एफ एक्स डी एक्स मीन्स वाई डी एक्स, ओके। या और सिंपली अगर हम जानना चाहें तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये हमारा एफ ए हो जाएगा, और इस वैल्यू की बात करें तो ये हमारा एफ बी हो जाएगा ना, ठीक है। Yes. एफ ए एंड एफ बी वैल्यू मिल जाएगी, और Yes. इसमें इस फंक्शन की वैल्यू हमको निकालने की कोशिश करनी है हमें, ठीक है। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब है कि वाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं हम। क्या निकालने जा रहे हैं? वाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं। वाई आपका ये लेंथ हो जाएगी, है ना, ये वाली लेंथ, ठीक है। Yes. तो क्या हो गया, द डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स is the area bounded by the curve y equal to fx. The ordinates x equal to a, x equal to b, and the x axis, ठीक है। तो अब आपके डिजायर्ड एरिया क्या क्या होगी, कौन सी एरिया होगी जो आपको निकालना है? डिजायर्ड एरिया क्या हो जाएगी आपकी? बाउंडेड बाय द कर्व And the ठीक है, एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड b, है ना। मतलब हुआ कि ये पूरी एरिया आपको निकालनी yes. है ना। Yes. ये जो डॉटेड एरिया हम बना रहे हैं, ये एरिया हमको पूरी निकालनी है, और यही एरिया हमारा डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा, यानी लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो वैल्यू होगी वो ये एरिया होगी जो कि डॉटेड कर्व की तरह तरीके से दिख रही है, ओके, Yes. ठीक है, ओके ना, ठीक है। तो अब अगर इस एरिया को निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ तक की एरिया निकालना तो बहुत इजी होता है हमारे लिए, है ना। Yes. इस पॉइंट और इस पॉइंट ये, क्योंकि एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल की तरह हो जाता है हमारे पास, और हम उसको इजीली निकाल पाते हैं। बट यहाँ तक की एरिया थोड़ा सा वो कर्व की वजह से शेप समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। सर आप मेरी इसे कर्व स्ट्रेट लाइन होता तो वो निकल जाता। स्ट्रेट लाइन होता तो ट्रायंगल हो जाता, लेकिन ये तो कर्व है ना। यस सर। तो नहीं पता चल रहा, तब हम क्या करते हैं, फिर हम अप्रोक्सीमेशन लेना स्टार्ट करते हैं। और कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको ऐसे निकालेंगे। देखो, हम क्या करेंगे, इसका इमेजिनेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी लाइन को इमेजिन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, बहुत छोटी छोटी लाइन को इमेजिन करेंगे। इसमें कैसे कि अगर इतना बड़ा एरिया ना होकर के बहुत छोटा सा एरिया होता है, ये है ना, यस सर। इस तरीके से, इस तरीके से तो मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब वो ठान बिल्कुल लिया। छोटे छोटे पार्ट में इसको हम बांट रहे हैं, ठीक है। अच्छा, छोटे छोटे पार्ट में जब बांट दिया हमने तो उसका हमें फायदा क्या मिला?
इस तरीके छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया हमने इसको, ठीक है। तो अब देखो हम क्या देख सकते हैं इस चीज को, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो छोटा सा पार्ट है हमारे पास में, किसी भी एक पार्ट को ले लेते हैं। क्या करें, किसी भी एक पार्ट को ले लें, ठीक है। तो किसी भी एक पार्ट, जिस भी पार्ट को ले लें और उसको हम कलर करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा हमको, ठीक है। बिल्कुल छोटे से पार्ट के किसी को ले लेते हैं, हमने सपोज इस वाले पार्ट को ले लिया, ठीक है, ले लिया ना, और इसको कलर करते हैं और देखेंगे हमें ये क्या मिलता है। अब बताओ इसका शेप हमें कैसा दिख रहा है ये, फिर एक रेक्टेंगल, पतला रेक्टेंगल बिल्कुल ये हमें एक ऑलमोस्ट एक बहुत ही पतले रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। और इस रेक्टेंगल को जितना छोटा इसकी विड्थ करेंगे, देखो जितना बड़ा करेंगे डिफर करेगा इससे, ठीक है। यस सर, लेकिन जितना इसको छोटा करते जाएंगे ये क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल क्लोजली रिजेम्बल करेगा ये, है ना। यस ये सर, इसको जितना छोटा कर देंगे ये उससे क्लोजली रिजेम्बल करना स्टार्ट कर देगा, है ना, ठीक है। यस सर, यानी कि अगर इस छोटे से पार्ट का एरिया हमें निकालना है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, है ना, दिस यस सर, मल्टीप्लाइड बाय दिस। इसके और इसके दोनों ऑर्डिनेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। यस सर, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ए टू बी का जो भी इंटरवल है उसको एन पार्ट में या एन इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, एन इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड। ठीक है। अब फिर इसका एरिया निकल जाएगा, उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे का आ जाएगा ना। यस तो हम सर, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड द इंटरवल, डिवाइड द इंटरवल divide the interval, divide the interval, which interval, a comma b into n equal parts, into n equal parts, ठीक है। या इसको हम एक नया वर्ड नाम जानते हैं, into n equal सब इंटरवल्स। क्या बोलते हैं इसको, n equal सब इंटरवल्स, सब इंटरवल्स, ठीक है, डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई x0 comma x1, x1 comma x2 dot dot xr minus 1 xr and xn minus 1 x, ठीक है, where x0 equal to a and xn equal to b, है ना। तो इसको और अच्छे से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, एंड x1 इक्वल टू a प्लस h, है ना, यस x1 सर, equal to a plus h, x2 equal to a plus 2h and dot 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 so on, ठीक है, xr equal to a plus rh, ठीक है, and finally xn equal to, okay, यस सर, okay। तो
एन इंटरवल में इसको डिवाइड किया है अगर हमने, तो एन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी माइनस ए बाई एच हो जाएगा। ये एच इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन हो जाएगा, क्योंकि एन इंटरवल में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ओके। जो एच की वैल्यू होगी कैसे निकलेगी? यहाँ से निकल जाएगी। कहाँ से? यहाँ से। एन इंटरवल में डिवाइड किया ना इसको हमने, यस सर। कि ये एच की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये आपका x इक्वल टू ये है, ये x प्लस ए प्लस एच है। क्या है ये a प्लस एच है, मतलब ये विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी? h हो जाएगी खाली, है ना। यस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन, या n इक्वल टू बी माइनस ए बाई एच। ठीक है, और इसमें देखो कि जैसे जैसे n आपका इंफिनिटी को टेंड करेगा, h आपका 0 को टेंड करेगा, है ना। इन दिस as n will tend to infinity, h will tend to 0, है ना। यस सर। जितने छोटे छोटे स्टेप बनाते जाएंगे उतना h की वैल्यू छोटी होती जाएगी, जितनी ज्यादा स्टेप h की वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। ठीक है, यस Now, अब अगर मैं इसको पॉइंट लिख लूं, पॉइंट नाम दे दूं, इसको p बोल दूं, इसे q बोल दूं, इसे r कहूं, इसको s कह दूं। ठीक है, तो हमारा जो डिजायर्ड एरिया थी वो क्या थी? पी क्यू आर एस, मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रल हमको चाहिए थे वो क्या था? पी क्यू आर एस था, है ना। क्या था? पी क्यू आर एस हमको चाहिए था। ये क्या है? ये नाउ इट्स बिकम सम ऑफ द एरिया ऑफ एन सब इंटरवल्स, है ना, यस है ना। तो जो है सारे रीजन्स हैं, सब इंटरवल्स वाले या सब रीजन्स हैं, इनके एन सम को अगर ले लें तो हमें ये टोटल एरिया आपका मिल जाएगा। ठीक है, यस तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसी बात को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेट्स टोटल एरिया इज एस एन, दिस एस एन कैन बी रिटन एज एच एफ एक्स जीरो डॉट 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 एफ एक्स माइनस वन are equal to h r tending to 0 to n minus 1 f x r। ठीक है, यस and Sn equal to h fx1 fx2 fxn. This can be again written as r equal to 1 to 1 fx। ठीक है ना, सर ऊपर वाले में वो एक्स एन ये माइनस स्मॉल एस एन वन है, ये स्मॉल एस एन है, ये क्या है? इसको स्मॉल कर दो। ठीक है, यस सर ऊपर जो जो उसका समेशन है उसमें एच समेशन आर इक्वल टू 0 से एच माइनस वन फंक्शन एक्स आर है। हाँ, फंक्शन आपका एक्स आर है यहाँ पे। अभी समझाते हैं इसको कि हम दो पार्ट में क्यों कर रहे हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ अभी पे नीचे h या n है, r इक्वल टू 1 से n तक या h? हाँ r इक्वल टू 1 to n, तो r वेरी करे, कोई समस्या नहीं है उसमें। नहीं सर, मतलब वो समेशन में r इक्वल टू 1 से h तक 1 या to n है, और वो r इक्वल टू 0 to n माइनस 1 है, n ये माइनस 1? n माइनस 1 है, n माइनस 1, ठीक है। अब देखते हैं क्यों ऐसा किया हमने। तो हमने देखा था जब भी कोई आप स्मॉल स्ट्रिप लो, कुछ भी लो, तो उसमें आपको दो रीजन मिल रहे थे। कौन कौन से रीजन मिल रहे थे? एक तो नीचे वाला रेक्टेंगल जो आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, कहीं पे भी आप बनाओ, इसका रेक्टेंगल बनाओगे ऐसे ना, ऐसे ही है ना, देखो, और ये छोटा सा पोर्शन आपको ऊपर बच जाएगा, स्मॉल पोर्शन इसका, है ना, हर एक में, यस हर एक में आप देखोगे छोटा छोटा पोर्शन आपका ऐसे बचता दिखेगा ऊपर, है ना। यस सर, मतलब वो क्योंकि कर्व है, वो प्रॉपर लाइन नहीं है इसलिए। बिल्कुल, जैसे अब इसको बना ले हम, ये ऐसे ले लें, ये ले लेना, तो ये क्या है कि में ये इस तरीके से, ये ना, ये ऐसे है ना, ये कर्व है ना, इतना पोर्शन इसका स्ट्रिप के अंदर नहीं है हमारे, है ना, ये वाला पोर्शन, है ना। यस तो या तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं, या तो इस पूरे का एरिया निकाल के इसको माइनस करते, और या हम इसका एरिया निकाल लेते नीचे वाले को, इसको ऐड कर लेते, ठीक है। ठीक है, यस ओके। तो ये जो स्मॉल एस हमने डिफाइन किया, वो अकाउंट करता है आपके जो ये छोटे छोटे रीजन बनेंगे ऊपर वाले, ठीक है, उनकी एरिया के लिए, इसके लिए अकाउंट करेगा वो, इनकी एरिया के लिए अकाउंट करेगा, इस वाले एरिया के लिए अकाउंट करेगा वो, इस वाले एरिया के लिए। इस वाले एरिया के लिए यस स्मॉल एस, छोटा है। और इस वाले के लिए कैपिटल एस लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि डायग्राम में कि जो, अगर मैं इसका नाम दे दूं पूरा, कि ये जो आपका रेक्टेंगल है पूरा, इसकी एरिया जो होगी वो आपका जो डिजायर्ड एरिया है उससे ज्यादा है ना, यस ठीक है। तब इस तरीके से उसको हम डिफाइन करेंगे कि हम हर छोटे छोटे रेंज का निकालें, ठीक है। और कैसे यस निकलेगा? क्योंकि ये लेंथ हमको पता चल गई कि ये कितना है, ये h है ना, ये लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ h है। कैसे h है? b माइनस ए बाई एन हमने डिफाइन किया है ऊपर, है ना। यस तो h मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन, यही हुआ ना, h मल्टीप्लाइड बाय द y, ये h है, ये इसको हमने ऐसे बना लिया, और इसका एरिया निकाला तो कैसे निकलेगा, ये y है, h इंटू वाई ही बनेगा ना, h इंटू एफ एक्स ही बनेगा ना, ये वाली एरिया, यस सर अगर हम लिमिटेड वे में इसको डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से, तो ठीक है। यस और इस वाले की एरिया भी प्लस क्या हो जाएगी, h इंटू वाई ही बनेगी, है ना, यस ठीक है। तो हम इनके एरिया को, जो स्मॉल पोर्शन और अपना बड़ा वाला पोर्शन, दोनों को डिफाइन किया, और उनके सम को n सब इंटरवल बन रहे थे तो उनको हमने डिफाइन कर दिया, ये x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो x इक्वल टू n माइनस 1 तक जाएगा, ये x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपका xn तक जाएगा। हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि x इक्वल टू 0 इक्वल टू a है, और xn पे हमारा b है, ठीक है, यस ओके। नाउ
अब क्या करना है हमें, यहाँ नोट कर लो, स्मॉल, नोट कर लो, स्मॉल एस एन and capital SN denotes the sum of area, denotes the sum of area, denotes the sum of area of all lower and of all lower and upper of lower and upper rectangles raised over subintervals x r minus 1 x r for r equal to 1 to n respectively. ठीक है। नाउ as n will tend to infinity, as n will tend to infinity, ठीक है, as n will tend to infinity, जो आपकी स्ट्रिप्स हैं वो नैरो बन जाएंगी। नैरो बन जाएंगी तो आपको क्या लगेगा, जब स्ट्रिप्स नैरो होती जाएंगी, जब स्टेप्स ना होंगी, हाँ ये नैरो होती जाएंगी, ये और छोटी हो जाएंगी और छोटी हो जाएंगी, तो ये जो आपका डिफरेंस दिख रहा था यहाँ पे ना, देखो ये जो डिफरेंस दिख रहा था ना यहाँ पे एरिया में, एस एन और एस की एरिया में, स्मॉल एन और कैपिटल एन की एरिया में जो डिफरेंस दिख रहा था इस वाले पोर्शन का ना, इस वाले पोर्शन का, ये स्ट्रिप यहाँ की बजाय यहाँ हो जाएगी तो डिफरेंस और कम हो जाएगा, ये यहाँ हो जाए तो और भी कम हो जाएगा, ये यहाँ हो जाए तो और भी कम हो जाएगा। और जैसे जैसे n इंफिनिटी और एस टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो जो एरिया एस एन है और जो एस है, ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगी ना, यस, ठीक है। क्योंकि अब देखो इस जब ये जितना छोटा होगा उतना इनके बीच में डिफरेंस कम होता जाएगा। ओके, नाउ एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, the strips become narrower, या h tending to 0, as n tending to infinity, h will tend to 0, and this imply, what this imply? This imply limit n tending to infinity, small sn या कैपिटल एस एन लिख लो, कैपिटल एस एन will equal to limit n tending to infinity small n, और ये बन जाएगा टोटल आपका एरिया
अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a कामा x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, और यही क्या है हमारा a टू b fx dx है, ठीक है। यस तो जब ये डिफाइन कर लिया हमने तो देखो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई a to b fx dx इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी summation of r equal to 0 to n minus 1 h f a plus rh equal to limit n tending to infinity summation r equal to 1 to n h f a plus rh। a प्लस, तो मीनिंग इसका ये हुआ, कि जब इसका एरिया निकालना है हमको, ठीक है, हेलो, और स्मॉल स्ट्रिप लेकर के एरिया निकाल रहे हैं जब हम इसका, यस तो हम चाहे यहाँ तक की एरिया निकाल के पूरा ऐड करें, ठीक है, और या चाहे यहाँ तक की एरिया निकाल के ऐड कर लें, ठीक है, वो हमें सेम रिजल्ट देगा, ओके। यस और इसको कह सकते हैं कि दिस इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन ऑफ n सब इंटरवल्स, n सब रीजन्स, एरिया ऑफ n सब रीजन्स, ठीक है, डिवाइडेड ओवर द इंटरवल्स, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड योर फर्स्ट प्रिंसिपल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, ठीक है। अब इसके लिए कुछ हमें रूल्स हैं, सीरीज हैं, उनको रिवाइज करना पड़ेगा, उनको नोट करना पड़ेगा अगर हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी एरिया को सॉल्व करना है। तो कौन कौन सी सीरीज हैं जो हमें याद होनी चाहिए, वो है r इक्वल टू 1 टू n समेशन ऑफ r, ये कितना होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 n प्लस l n प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2, याद है। r इक्वल टू पुट अप करोगे तो 1 2 3 4 फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम है ये। देन हमें और भी याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, देन होता है r इक्वल टू 1 टू n r क्यूब, और ये बहुत सिंपल होता है, क्या होता है, ये इसी का स्क्वायर होता है, ऊपर वाले का n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होता है, ठीक है, ओके। नंबर डी, इन जीपी Sn will be given as a r power n minus 1 upon r minus 1 where r is gp ratio and does not equal to 1, ठीक है, ठीक है, r does not equal to 1 के लिए डिफाइन है ये सम, ठीक है, ओके। देन ए बी सी डी ई, नेक्स्ट सीरीज है आपका साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस
साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट 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 प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, लिख लिया? इसे लास्ट वाला लिख। हाँ, नोट कर लो फिर आगे चलो। n माइनस ये x माइनस 1 है साइन, n माइनस 1 है ये, सर उस पे हमने वो मॉड टाइप लगाया बार लगाया। इसका मतलब ये है कि ये आपका n माइनस 1 इंटू में है, इंटू बीटा। ठीक है, है। ताकि ये साथ ही में रहे, इसको हम अलग ना पढ़े इसको। ठीक है, ओ यस। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, साइड पे ऐसे क्लास कभी होगा। यस हो गया यस। ना? और कौन सा सीरीज है, तो एक और है हमारे पास, इसकी रिक्वायरमेंट है। वो कैसे तरीके से कास का हो जाता है, कास अल्फा प्लस कास अल्फा प्लस बीटा कास अल्फा प्लस 2 बीटा। ये n माइनस 1 क्यों आ रहा है यहाँ पे? n क्यों नहीं आ रहा है ये देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये, कास अल्फा प्लस 0 इंटू कास बीटा ना, अल्फा अल्फा प्लस 0 अल्फा बीटा से प्लस 0 यस। ये n माइनस 1 तक टर्म है हमारे पास में यहाँ। इसकी वैल्यू भी हो जाती है साइन n बीटा बाई 2 अपान साइन बीटा बाई 2। ऊपर वाले में दोनों साइन था, इसमें कास हो जाएगा आपका 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। पीछे वाले में सारे टर्म सेम थे, बस वहां पे साइन साइन था, यहाँ पे साइन इंटू कास हो गया है। ठीक है, यस। इस वाले टर्म को थोड़ा अगर ध्यान से सोचेंगे तो ये भी याद रह जाएगा। ये आप दिमाग में सोचो कैसे कैसे आया ये। तो हम जब सी कास सी प्लस कास डी या साइन सी प्लस साइन डी वाले फार्मूले बनाते थे ना, ठीक है, हेलो, बस ये उसी से रिजेंबल करता है। ठीक है, ठीक है, कि साइन एन बीटा बाई 2 अपान साइन बीटा बाई 2, ये दोनों में सेम है। और नेक्स्ट वाले में अल्फा और बीटा है आपके पास में, क्या है, अल्फा और बीटा, n माइनस 1 बीटा है और अल्फा है आपके पास में। इसको ऐसे याद कर लेंगे, 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, वहां पे साइन 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट 3 सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होगी और एग्जैक्ट वैल्यू दे देंगे ये आपको। ये क्या है, वैल्यूज आपकी 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर है ये, प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर, 1 बाई 4 स्क्वायर, 1 बाई 5 स्क्वायर, 1 बाई 6 स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान 1 स्क्वायर ना, ठीक है, तो 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 अल्टरनेटिव टर्म के स्क्वायर का समेशन है। और जो इसकी वैल्यू आती है वो बहुत ही प्यारी वैल्यू आती है, पाई स्क्वायर बाई 12 आती है ये। ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 12। तो कहीं पे भी अगर आपका सम इस तरीके से बनता हुआ दिखे तो वहां पे पाई स्क्वायर बाई
12 लिख लेंगे हम जी। अब अगर पाई स्क्वायर बाई 12 इनका डिफरेंस है तो इनका सम कितना होगा? तो 1 प्लस 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर डॉट डॉट। ये कितना हो जाता है? ये आपका पाई स्क्वायर बाई 6 हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो टोटल 3 पॉसिबिलिटी होती है इनके स्क्वायर में, या तो सारे टर्म ऐड हो रहे होंगे, या सारे टर्म माइनस में होंगे आपके पास में, या अल्टरनेटिव होंगे। अल्टरनेटिव पाई स्क्वायर बाई 12 है, आप सारे टर्म ऐड हो रहे हैं, यस पाई स्क्वायर बाई 6 जी एच आई। एक और है अल्टरनेटिव टर्म का स्क्वायर, ऑड टर्म, इनफाइनाइट सीरीज है, इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 8 होती है। और इवन वाली की क्या हो जाएगी? की वैल्यू हो जाती है आपकी पाई स्क्वायर बाई 24 हो जाती है। ठीक है, यस दोनों वैल्यू सिंपल हैं। एक बार इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आगे जब जरूरत पड़ेगी हमको तो ये चीज़ हमको अमूमन दिमाग में रह जाती है। ठीक है, ओके। इवन टर्म का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 24, आठ टर्म के स्क्वायर का समेशन है 1 में, तो पाई स्क्वायर बाई 8, और टोटल का समेशन है तो पाई स्क्वायर बाई 6 है। ठीक है, अब वैसे इवन का तो पाई स्क्वायर बाय 24 होगा। सारे इवन है तो पाई स्क्वायर बाई 24 हो जाएगा। ठीक है, यस इन दोनों को अगर जोड़ लें हम, यहाँ पे देखो एक 1 एक्स्ट्रा आएगा, खाली क्या आएगा? एक 1 एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे आपके पास में। ठीक है, बाकी सारे टर्म वही आ जाएंगे आपके पास में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 24, एलसीएम 24 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा ना, एलसीएम वो 1 आपका 4, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन 24 पाई स्क्वायर बाई आपका 6 बन जाता है ये। ठीक है, तो यस ये 3 वैल्यूज, और ये क्या बोलते हैं साइन और कास वाला, ये बिल्कुल हमें याद होनी चाहिए अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, लेट अस सी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या कहता है? सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सेकंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन ये क्या कहता है कि इफ एफ, तो क्या है लिख लेते हैं इसको। सेकंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन defined on a defined on a closed interval a comma b and f b and antiderivative and f b and
डेरिवेटिव ऑफ f, then a to b fx dx equal to f of x a to b. Okay, this is equal to f of b minus f of a. ठीक है, यस सर। इसी का यूज करते हैं 99.9% बच्चे भी करते हैं। वो आपका प्योर थ्योरेटिकल था लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए where A and B are called the limits A being the lower limits are sometimes called inferior limits. And B being the upper or superior limit. Okay. यस सर। ओके, तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन आपका एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए और बी में वेल डिफाइंड हो और कंटिन्यूअस हो। क्या वो वेल डिफाइंड हो एंड कंटिन्यूअस हो। ठीक है, यस सर। अगर एफ एक्स आपका एट एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी पे डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, यस सर। वो ओपन इंटरवल ए और बी में डिफाइंड होगा, तो लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इवेल्युएट नहीं की जा सकती है। यस ठीक है, सर। यस सर। एफ एक्स कंटिन्यूअस और वेल डिफाइंड होना चाहिए अगर ये लिमिट आप इवेल्युएट करना चाहते हैं तो। ठीक है, ओके। सेकेंड चीज है इसमें, इसमें नोट कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में पॉइंट को, ये बाद में भूल जाएंगे। इफ fx is not defined at x equal to a and x equal to b and defined in the interval, in the open interval a comma b, then a to b fx dx can ठीक है, देखो
नॉट डिफाइंड, डिफाइन का मीनिंग क्या होता था फंक्शन का? Yes, sir. Hello. ओपन इंटर, अगर वो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. पे डिफाइंड नहीं है और कंटिन्यूअस नहीं है तो हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, Yes, ठीक है। sir. लेकिन क्या होगा अगर वो x इक्वल टू ए पे और b पे डिफाइन ना हो लेकिन इसमें कंटिन्यूअस हो तो क्या करेंगे? तो डिफाइन तब तो इवेल्युएट कर सकते हैं ना इसको। पर वैल्यू तो हम डाल नहीं पाएंगे क्योंकि ए मतलब जैसे ए से बी जो वैल्यू हम डालते हैं कि बी हाँ, माइनस। लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या होता है कि x जो है आपका a को तो नहीं है बट a को टेंड तो कर सकता है ना ये। तो सिर्फ पे टेंडिंग टू लगाते हैं। हाँ, लिमिट निकाल लेंगे ना, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे x जो है टेंडिंग टू b तो हो सकता है ना, मतलब x इक्वल टू ए और b पे वैल्यू नहीं मिल सकती लेकिन टेंडिंग टू वैल्यू तो मिल सकती है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू ए या x इक्वल टू बी की वैल्यू भी हम निकाल लेते थे, कैसे? लिमिट लगा करके, ठीक है। यस बात समझ में आ गई? तो यस जरूरी कंडीशन क्या है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम करेगा वो। इस स्टेटमेंट को हम चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि इफ एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, लेकिन एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है, बट दिस इज ए कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस है तब तो इवेल्युएट कर ले जाएंगे, कंटिन्यूअस है तो इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो कंटिन्यूअस लिए लिखना चाहे तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी एंड डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस है ना। यस Then a to b fx dx can be evaluated, can be evaluated। ये नोट में डाल दो, if it is not defined in a and b also then this cannot be evaluated, okay। यस सेकंड पॉइंट है इसमें, तो मतलब अगर ए और बी जो है उसके उसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं हो बट उसके बीच में हो तो इवैल्यूएट कर सकते हैं बट फिर उसको लिमिट लगानी पड़ेगी हमें। हाँ क्योंकि फिर हम वैल्यू निकाल लेते हैं ना x इक्वल टू ए पे, यस सर, पर सर अगर ए और बी दोनों के अंदर भी और उसके ऊपर भी हो कंटिन्यूअस नहीं है, तो वेल फिर सर डिफाइंड नहीं है इवैल्यूएट तो नहीं फिर नहीं होगा। निकाल सकते है ना, यस ठीक है। क्योंकि लिमिट तभी निकलेगी जब कंटिन्यूअस फंक्शन हो हमारे पास, ठीक है। यस एंड इफ a to b fx dx equal to 0 then the equation fx equal to 0 has at least one root, at least one root। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, खूब यूज होगा इसका एग्जाम में। वन रूट लाइंग इन a comma b, a comma b provided that f is a continuous function, f is a continuous function in a comma। यस ओके, तो एक एग्जाम्पल करते हैं।
और बताओ कि क्या ये हम निकाल सकते हैं? -2 to 3 x x² -1/2 dx. Can this be evaluated or not? बोलो। सर हो सकता है वैल्यू। नहीं हो सकता है। This तो बट cannot be evaluated since fx equal to x x² -1/2 है, is not well defined. ठीक है, या is not defined, this is not defined in interval -1 x1। कैसे? x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा फंक्शन आपका, ठीक है, यस सर। और उससे जब छोटा लेंगे 1 की वैल्यू तो ये निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का अंडर रूट इमेजिनरी हो जाएगा, है ना, यस और इमेजिनरी फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो -1 में डिफाइंड नहीं है, दिस इंप्लाइज एंड दिस इज पार्ट ऑफ द इंटरवल -2 3, है ना, this is the part of interval -2 3. So since function is not well defined in interval -2 3, therefore this cannot be evaluated. Okay, यस yeah, this integral is errorless. बात समझ में आ गई ना? जो पॉइंट ऊपर डिस्कस किए थे हमने कि हमें कंटिन्यूअस फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, वो यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। सर पर जैसे अगर हम x² -1 को कोई सपोज करें t, तो वो जैसे उसको 2x ही x को करके ये डेफिनेट इंटीग्रल है, क्या है ये? सर डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे आपको सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं करना है, इस लिमिट में करना है तो इंटीग्रेशन। मतलब अगर हम वैल्यू डालेंगे तो वो सही नहीं आएगी वैल्यू। हाँ, ठीक है, क्यों यस नहीं आएगी? क्योंकि इस रेंज में आपका फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है एक्चुअली में। देखो कैसे, आप जब फंक्शन बना रहे हो ना इसको, 1 -1 and 1, है ना, इस रेंज में आपका फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी नंबर आ जाता है ना यहाँ पे। तो फंक्शन आपका इधर एग्जिस्ट कर रहा है, इधर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब जो फंक्शन इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसमें लिमिट कहाँ से निकाल लोगे, इसकी वैल्यू कहाँ से निकाल लोगे आप? ठीक है, इसके बाहर निकाल सकते हो, इसके बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन की कोई रियल वैल्यू है ही नहीं, फंक्शन है नो रियल वैल्यू इन दिस रीजन। ओके, यस एक्स इक्वल टू 1 पे आके 0 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -1 पे आके 0 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू फंक्शन ऐसे आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, ठीक है। यस 0 से आएगा फिर 0 से निकल जाएगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 यस -1 पे, तो बीच में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है वो, तो दिस इज एररलेस। क्या है ये? दिस इज एररलेस। ओके, नाउ देन वी हैव ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। वो क्या होता है? Let us see geometric interpretation of definite integral, then we will start some numerical analysis. Geometric interpretation.
कैसे ना देखने भूल रही है। क्या है इसके में? Geometric interpretation of तो ग्राफ है उसकी फॉर्म में कुछ है। तो पीछे हमने देखा था कि हम क्या निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे थे। यस सर। क्या है ये एरिया है निकाल रहे हैं, अभी कुछ सही नहीं है। अच्छा एरिया। एरिया को बट बाई दिख कर देना। तो क्या है ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट एरिया बाउंडेड बाई दी करना। यस सर। बाई दी कर ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स इक्वल, है ना। दिस इज ए बी सी डी, है ना। दिस इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी, यही है ना। एरिया बाउंडेड बाय द curve x equal to a। यस सर। ठीक है। इन जनरल एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो थोड़ी और भी क्लियर डेफिनेशन मिलेगी हमको। ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स साइन थीटा कॉस थीटा टाइप का फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है। यस सर। यहाँ पे देखो ये आपका पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया, है ना। यस सर। तो जब यहाँ पे इसका एरिया इस वाले फंक्शन के निकालेंगे तो इस पूरे एरिया को निकल जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको इन जनरल क्या बोलेंगे, इन जनरल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, रिप्रेजेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, अदरवाइज बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, इनको ये भूल जाता है। रिप्रेजेंट्स एन अलजेब्राइक
sum of areas of the region bounded by the curve y equal to fx, the x-axis and ordinates x equal to a। अब अगर यहाँ पे मैं एफ वाई डी वाई लिखूं तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो जो मीनिंग एक्स के टर्म में जहां जाए वहां वहां वाई हो जाएगा। ठीक है, Yes. the area above the x-axis are taken positive, the area below the x-axis are taken negative। ठीक है, तो ये क्या है? ये अलजेब्राइक सम है। दिस इंटीग्रेशन इज व्हाट इज दिस? दिस इज अलजेब्राइक सम, मतलब 5 माइनस 3, 5 में माइनस 3 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, Yes. इसको नोट करना चाहे तो एरिया एबव द कर्व इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो द कर्व इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो जब भी कभी ऐसा कर्व होता है, ऐसा फंक्शन होता है, तो उसको हम छोटे छोटे इंटरवल में बांट करके इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, Yes. या फिर उसको सिमेट्री के रूल से उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। क्या करके? सिमेट्री रूल यूज करके कि अगर इसका इतना है तो ये इसका 2 इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रादर देन इंटीग्रेटिंग द फंक्शन ओवर इंटरवल ए टू बी, हम क्या करेंगे? इसको छोटे छोटे इंटरवल में करेंगे। ओके, Yes. जब भी फंक्शन हमको इस तरीके से मिलेगा जो कि along the x एक्सिस या y एक्सिस सिमेट्रिकल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रीजन में होगा, तो हम क्या करेंगे? उसको हम पार्ट में इंटरवल में छोटे छोटे डिवाइड करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। ओके, Yes. ठीक है, तो इसके अगर पर्टिकुलरली इस रीजन की हम बात करें, किसकी बात करें? इसकी मान लेते हैं कि इसकी एरिया A1 आई, इसकी A2 आई, इसकी A3 आई, इसकी A4 है, इसकी A5 है। इस पर्टिकुलर रीजन में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नीचे वाले उन्हें माइनस के ऊपर वालों को ऐड कर। हाँ, नीचे वाले माइनस ऊपर वाले प्लस। ठीक है, Yes. बात समझ आ गई? Yes. एक तरीके से इफेक्टिवली अगर देखें तो इसकी एरिया 0 आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली देखें इसकी वैल्यू, लेकिन जब इसको माइनस लिया है, इसको प्लस लिया, वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। ठीक है, क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ए टू बी ES DS using लिमिट ऑफ सम। ठीक है, Yes. तो लिमिट ऑफ सम एंड फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके करना, तो कैसे करेंगे? देखो, a to b e power x dx, this can be written as a limit n tending to infinity h e power a plus h e power a plus 2h dot dot e power a plus n minus 1 by n minus 1 into s।
ये पीछे हमने फंक्शन लिखा हुआ है। यस है ना ये? यस सर। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी h e के पावर a, यानी फंक्शन आपका f0 हो गया, देन fr +1 +2 +3 डॉट डॉट n -1 तक जाएगा ये। ओके, यस सर। दिस कैन बी सॉल्व्ड। अच्छा, वी रिमेंबर b माइनस a इक्वल टू nh है हमारे पास, क्या है? b माइनस a इक्वल ए टू nh। यस सर। अब देखो हमको पता है कि e पावर a इंटू e पावर b कैन बी रिटन एज e पावर a प्लस e पावर b। यस सर, तो सर ई की पावर ए सब में से कॉमन ले लेंगे e तो पावर एन a इंटू सब ई में की से पावर कॉमन, ए आ जाएगा। यस, तो और बन सर वो जाएगा बन ये जाएगा लिमिट सीरीज वाला ई की पावर n 0 टू प्लस इन्फिनिटी e पावर a h कॉमन ले लिया तो 1 प्लस e पावर h e पावर 2h e पावर 3h e पावर n -1 है ना? यस सर। इसकी वैल्यू पता है हमको, 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब, ये है ना ये। यस सर। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई पावर ए एच, और इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी ई पावर एच के पावर n -1 डिवाइड बाई ई पावर एच -1, है ना? तो ये ये ई हमने पावर, जीपी का सम लगाया है। बिल्कुल ई पावर एच मल्टीप्लाई होता जा रहा सब में ना, देखो यस सर। 1 into e power h, then eh into eh and then e2h into eh, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें, यस सर। ठीक है? इसको सॉल्व कर लो, तो when n टेंडिंग टू इंफिनिटी h टेंडिंग टू 0 होता है ना? यस सर। when n टेंडिंग टू इंफिनिटी h टेंडिंग टू 0 होता था हमारा, यस सर। यस सर। ठीक है? इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n टेंडिंग टू इंफिनिटी h को अंदर लेके चले जाओ, ये e पावर a यही रह जाएगा, फिर एच की जगह बी माइनस ए बाय एन डाल दें। हाँ, h की जगह b माइनस a बाई n डाल दें, ठीक है? क्या बन जाएगा फिर? यस सर। क्या बन जाएगा? इसको लिख सकते हो e पावर n h -1 लिख सकते हैं, यस सर। इनटू, इसको अलग कर दे, h अपॉन e पावर h -1, है ना? एच अपॉन ई की पावर। अब इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, ये आपको लिमिट 1 दे देगा, यस सर। यस सर। दे देगा ना? अब क्या बचेगा? e के पावर, ये सिर्फ बचेगा लिमिट ई की n पावर टेंडिंग एन टू एच e माइनस पावर 1। a, nh की जगह क्या लिख सकते हैं हम? b माइनस a -1। अब n बचा नहीं तो लिमिट खत्म हो गया, तो बन गया e पावर a ब्रैकेट में e पावर b इंटू e पावर -a -1 लिख सकते हैं। इसको अंदर लेके यस चले जाओ तो e के पावर b माइनस e के पावर a हो गया। अब इसी से जो अपना सेकंड थ्योरम था उसको भी प्रूव कर सकते हैं, देखो कैसे ये निकल आया ना? यस देखो, सर।
हमने निकाला क्या, a टू बी ई पावर x dx इक्वल टू ई पावर b माइनस ई पावर a, ये निकाला ना हमने। यस सर। तो एक मिनट। हेलो यस सर। हेलो। यस सर। हाँ बेटा, तो हमने अभी इस चीज को निकाला ना। अब इसी को अगर ध्यान से देखें तो क्या है ये जो वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, इंटीग्रेशन है उसका। ये एफ बी माइनस एफ ए दिया हुआ है ना। यस सर। है ना। यस ये सर। क्या दिया हुआ है, ये एफ एक्स ए टू बी दिया हुआ है। कैसे, ये ई क्योंकि पावर EX एक्स ए टू बी दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ई पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है एंटी डेरिवेटिव वो ई पावर एक्स ही होता है ना। यस सर। है ना, तो यही तो हमारा रूल था ना। यस सर। है ना, यही तो हमारा सेकेंड थ्योरम है कि अगर एफ एक्स आपका एंटी डेरिवेटिव है एफ एक्स डी एक्स का, किसका, एफ एक्स डी एक्स का एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स का एंटी यस डेरिवेटिव सर। है, तो दैट कैन बी रिटन एज दिस, लाइक दिस, है ना। ठीक है, यस सर। हो गया बेटा। चलिए एक यस क्वेश्चन और सर। देखते हैं इस पे, लिमिट ऑफ सम पे एक क्वेश्चन और करते हैं, इवैल्यूएट a to b sin x dx using limit of sum तो sin x dx निकालना है कि क्या लिखेंगे इसको, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी h sin a प्लस h a प्लस 2h and dot 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 plus sin a plus n minus 1 into h। ठीक है बेटा, यस सर। फिर एन एच इक्वल टू बी माइनस से बी नो दैट, ठीक है, यस सर। फिर एन एच इक्वल टू बी माइनस, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज, अभी हमने पीछे फार्मूला दिखाया था, बताया था, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन डॉट डॉट एन माइनस 1 बीटा, है ना। तो इसकी वैल्यू हमने बताई थी कि साइन एन बीटा बाई 2 मीन्स एन एच बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 मीन्स एच बाई 2, ठीक है, इनटू यस सर। साइन वाले में हमने बताया था कि आपका साइन ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, साइन वाले में साइन ही रहेगा, साइन ए प्लस एन माइनस 1 एच, तो ये ए की जगह 2a हो जाता था डिवाइड बाई 2, ओके। यहाँ पे कॉस नहीं आता था। कास में साइन साइन हो जाता था, यहाँ पे साइन ही साइन रहता था। यस। साइन में कास है ना, दोनों जैसे कॉस लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इधर भी भी देखो देखो ये वो गलत लिखा हुआ है, ये इसे करेक्ट कर लो, ठीक है, यस सर। साइन में साइन हो जाएगा, साइन में साइन साइन है, हमने बोला भी सही था लेकिन लिखा गलत था,
ठीक है, इसे करेक्ट कर लो। यस साइन में साइन ही रहेगा और कास में साइन कास दोनों हो जाता है। ठीक है, यस लो इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं सॉल्व। इसको क्या आएगा वैल्यू ये, देखो साइन NH/2 H/2 है हमारे पास में यहाँ पे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करके इसको 1 करेंगे, देखो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो अब अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो इसको हम लिख सकते हैं s टेंडिंग टू 0 लिख सकते हैं। n tending to infinity, h tending to 0. Yes sir. तो n को s से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, साइन इसको a प्लस n-1 h/2 लिख सकते हैं। इंटू साइन 1/2 NH इंटू 1/2 H अपान साइन H/2 भी लिख सकते हैं। हमने सर जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो फिर नीचे भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 से और तो ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से तो फिर नीचे भी तो करना पड़ेगा। ये H/2 कर दिया ना यहाँ पे हमने, ये देखो ये H यहाँ पे छूट गया था, इस H को यहाँ पे लिख दो। इस H/2 को यहाँ ले आए हैं हम, यस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, H/2 को यहाँ कर दिया, तो उसकी वजह से ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और बाकी लिमिट पुटअप कर दो, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और बाकी लिमिट पुटअप करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, NH की जगह b माइनस a पुटअप कर दो, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 ये 2 हो गया। साइन NH की जगह पे b माइनस a/2 पुटअप करेंगे तो ये अपना b प्लस a/2 आ जाएगा और ये साइन b माइनस a/2 बन जाएगा खाली। h इक्वल टू 0 पुटअप कर दो तो आपका आंसर आ गया। ध्यान रहे ये 2 साइन c इंटू साइन d टाइप का दिया हुआ है जो कि बनेगा किससे, b माइनस a कहाँ से आएगा, cos a माइनस b। क्या बेटा, तो ये जो साइन a प्लस n माइनस NH की जगह पे b माइनस a रख दो और यहाँ पे h को मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें। ठीक है, यस h इक्वल टू 0 पुटअप कर दोगे, उसके बाद में मैं कर दूं क्या इसको ओपन करके, ऐसे समझ आ गया। h अंदर ले जाओगे तो NH की जगह b माइनस a हो जाएगा, अब माइनस h की जगह 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस बाई 2 है आपके पास में तो एक प्लस एक माइनस, तो हाफ से हाफ करोगे तो प्लस हो जाएगा। यस जैसे समझ आ गया। ये 2 साइन c इंटू साइन डी टाइप का फार्मूला बन गया आपके पास में, तो इसको जब ओपन करोगे तो cos c माइनस cos d का फार्मूला से बन जाएगा। ये cos c माइनस cos b अगर सॉल्व करोगे तो 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 हो जाता है ये। ओके, यस ये भी आपका हो गया cos c माइनस cos b। ठीक है, cos c माइनस cos b। b2a लगाई तो सर वो होता है कि cos माइनस cos b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos से, तो फिर
तो हमने अभी क्या देखा कि ए टू बी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हमने निकाला cos ए माइनस cos बी, है ना। यस इसको लिख सकते हैं cos बी माइनस प्लस cos ए लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो cos बी माइनस cos ए लिख सकते हैं। इसको एफ बी माइनस एफ ए लिख सकते हैं, है ना। यस अगर ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये एफ एक्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यस नहीं, ऐसे एफ नहीं लिख एक्स सकते हैं। देखो सर माइनस माइनस तो वो प्लस हो जाए, जैसे कॉस माइनस कॉस। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस cos एक्स ए टू बी लिख सकते हैं। यस और इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स ए टू बी लिख सकते हैं ना। यस बात समझ में आ गई ना। और ये वैल्यू क्या थी हमारे, ये एफ बी माइनस एफ ए ही तो थी ये, माइनस एफ यस ठीक है। यस यानी कि जो सेकेंड थ्योरम है वो यहाँ पे भी प्रूफ हो गया इस वाले से भी, ठीक है। यस एक क्वेश्चन और है, इवेल्युएट द लिमिट a to b x square dx using लिमिट ऑफ सम, ठीक है। हो जाएगा, सिंपल है, यस ठीक है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, कर लेना। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और करते हैं, इवैल्यूएट, लिख रही थी वाला, ये बेटा तो मैं लिख रही थी उसे, मेरे एकदम इंटरनेट तेज हो जाते हैं। यस ठीक है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द लिमिट a to b dx upon under root x where a comma b is greater than 0। तो कैसे करेंगे इसको, सेकंड थ्योरम से करते हैं ना, किससे करें, तो सेकंड सेकंड थ्योरम से करते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, b नो 1/√x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग 2/√x होगा ना ये, फिर रूट एक्स का 1 अंडर रूट में कुछ भी हो तो उसका 1/2 2 इंटू अंडर रूट क्या, 2 यस ये कितना हो जाएगा, 2√x हो जाएगा। यही हमारा एफ एक्स है ना। यस यहाँ पे लिमिट पुटअप कर दें, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें ऐसे, ए टू बी, है ना। यस तो बाहर कर दो, रूट बी माइनस रूट ए, आपका आंसर हो गया।
Yes. ठीक है। ना जो लिमिट वाला हमने फार्मूला अब तक पढ़ा था उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमने पढ़ा था a टू b fx dx, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने? a टू b fx dx को हमने पढ़ा था लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और h टेंडिंग टू 0 h समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n f a प्लस आर एच, ये पढ़ा था ना हमने। Yes, sir. अब यहाँ पे अगर a इक्वल टू 0 ले लें, क्या ले लें? a इक्वल टू 0 ले लें, ठीक है, ठीक है, एंड b इक्वल टू 1 ले लें, तो क्या बन जाएगा ये? 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स, ये कितना बन जाएगा? लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 बाई एन समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू एन एफ आर बाई एन बन जाएगा ये, ठीक है। Yes. जनरल जीरो टू के लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा ये? 0 टू के एफ एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा? लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 बाई एन समेशन आर इक्वल टू 1 टू के एन एफ आर बाई, ठीक है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग अभी तो बहुत ज्यादा इनकी वो नहीं है, लेकिन आगे बड़ी यूजफुल होती है ये। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन प्लस 1 एन प्लस 2 डॉट डॉट एन प्लस एन, ठीक है। इस टोटल के पावर 1 बाई एन है एंड टोटल इज डिवाइड बाई एन। इसका आंसर आपका है 7/12, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप करना, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे। Yes, sir.